जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है साइंस का। ये फिजिक्स का साइंस में पहला चैप्टर है और फिजिक्स से ही हम साइंस की शुरुआत किए हैं क्लास 10th के। ठीक, तो आज हमको पढ़ना है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, डिफिनेशन रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर। ठीक, अब हम इसके पिछले लेक्चर में गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़े थे कि आखिर गोलीय दर्पण क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, सब कुछ इन सब के बारे में पढ़े थे। ठीक, तो अब आज हम पढ़ेंगे इसके कैरेक्टर के बारे में। ठीक, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, इसके लिए सॉरी, क्योंकि टेक्निकल कुछ एरर था। अब उसको सही कर दिए हैं, अब ऑलमोस्ट डेली वीडियो मिलेगी आपको। ठीक, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं का मतलब ये है कि इसके कैरेक्टर के बारे में हमको पढ़ना है। किसके कैरेक्टर के बारे में बबुआ? है गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है, मतलब कि किस कैरेक्टर का है, किस नेचर का है। देखिए आपका कोनो नया नया दोस्त आता होगा ना, तो उसका अगर कैरेक्टर पहचानना है कि लाल पीला हरा नीला करेगा कि नहीं, तो मतलब पहचानना है कि ऐसा करेगा कि नहीं, तो उसका अगर कैरेक्टर आप जान जाएंगे तो पता चल जाएगा कि करेगा ऐसा कि नहीं, लाल पीला हरा नीला ही करेगा कि नहीं। ठीक, समझ रहे हैं ना लाल पीला का मतलब। तो देखिए ये ऐसे ही हमको पढ़ना है किसके बारे में, गोलीय दर्पण से हमारा फोटोवा कैसे बनता है। हम जब देखते हैं अपना चेहरा शीशा में तो हमारा फोटोवा बन कैसे जाता है, इसके बारे में देखना है। तो ये कैसे बनाएगा फोटो, इसके बारे में देखना है तो हमको पहले पढ़ना पड़ेगा कि इसका कैरेक्टर कैसा है, किस कैरेक्टर का है, तभी ना पता चलेगा। तो देखिए ये किस कैरेक्टर का है इसको समझते हैं। पहले समझिए कि गोलीय दर्पण क्या होता है। पिछले लेक्चर में वैसे बताया है। गोलीय दर्पण क्या होता है बाबू? गोलीय दर्पण का मतलब जौन कोनो खोखला कांच के गोला से काट के जो दर्पण बनाया जाता है ना, उसी को बोलते हैं गोलीय दर्पण। ना ही समझ में आ गया, ऊपर से हम समझते हैं। देखिए क्या होता है, गोलीय दर्पण वह दर्पण है जो किसी खोखले कांच के गोले को काट कर बनाया जाता है, वही दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। अब जैसे आप देखे होंगे सीढ़ी के साइड में लगा रहता है स्टील का रेलिंग, स्टील का देखे हो ना, और उसके जहाँ जहाँ खमिया रहता है, मतलब देखिए खमिया का मतलब समझ रहे हैं। देखिए सीढ़ी है, सीढ़ी पे यहाँ पे अगर सीढ़ी मुड़ा हुआ है हल्का सा, तो यहाँ पे एक खंभा दिया रहता है, इसके ऊपर एक गोल सा दिया रहता है स्टील का गुम्बद, वो चमकता है बहुत तेज, उसमें अपना चेहरा देखेंगे दिखेगा। ठीक, तो उसी को मान लीजिए ले लिए, वही गोला है ये, उसी का गोलवा है, ऊपरा वाला जो गोलवा था गुम्बद वाला। अब उसी को अगर ऊपर से आप उसमें देख रहे हैं अपना चेहरा, जैसे लगा हुआ है वैसे देख रहे हैं चेहरा, तो क्या है वो उत्तल दर्पण है। कैसा है दर्पण? गोल है, गोलीय है, गोले का भाग है, तो उत्तल दर्पण। अगर उसको काट देंगे तो उसके गहिरका वाले भगवा से देखेंगे, अंदर वाले पार्ट से अपना चेहरा देखेंगे, तो क्या होगा वो होगा अवतल दर्पण। और जब बहरिया से अपना चेहरा देखेंगे उठे हुए भाग से, तब क्या होगा? उत्तल दर्पण। यानी हाय देखिए धसे हुए भाग से जब अपना चेहरा देख रहे हैं, अपना फोटोवा किससे देख रहे हैं? धसल वाले भाग से, मतलब गुफा वाले भाग से, तो क्या है? अवतल दर्पण। अब गुफा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केव बोलते हैं। तो कॉनकेव मिरर कैसा है? केव जैसा है, गुफा जैसा है, गुफा के साइडवा से हम अपना चेहरा देख रहे हैं, इसलिए कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। उठे हुए साइड से, मान लीजिए कि काट के बनाया है दर्पण। ठीक, अब मान लीजिए कि धैर्य से अपना चेहरा लगे देखने, तो ये क्या है? उठे हुए भाग से देख रहे हैं, हल्का भगवा से अपना चेहरा देख रहे हैं, इसलिए क्या है? ये उत्तल दर्पण, उससे उठा हुआ भाग और उससे उत्तल दर्पण। ठीक, तो समझ में आया? उत्तल दर्पण क्या है? कॉन्वेक्स मिरर क्या है? वेक्स मतलब उठा हुआ। ठीक, तो कॉन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण क्या है? जब उठे हुए भाग से हम अपना चेहरा देखेंगे जिस दर्पण में, वो क्या है? उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है। और जब धसल वाले भाग से देखेंगे तो क्या है? कॉनकेव मिरर है, केव जैसा है, गुफा जैसा है, इसलिए कॉनकेव है। तो कॉनकेव मतलब क्या? उत्तल दर्पण है। अब इसको कापी पे बनाने का कुछ नियम होता है। ऐसे तो हम सीढ़िया का जो गोलका था वो काट दिए तो बन गया। ठीक, ये तो काट दिए तो गोला, मतलब गोला काट दिए तो बन गया दर्पण, गोलीय दर्पण बन गया। अब इसको कापी पे बनाने का कई गो नियम होता है। क्या नियम होता है? कई गो। देखिए कापी पे बनाने का नियम ये है, एगो इसका परंपरा होता है, परंपरा होता है, समझ रहे हैं ना? अब मान लीजिए आप शादी कर रहे हैं, एगो फेरा उसमें होता है कि 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे, और कहेंगे ना ना ये तो हमारे यह जन्म में ये पूरा 13 कर्म कर देगी, तो कहेंगे नहीं नहीं हम ये वचन नहीं लेंगे, तो मानेंगे लोग नहीं। काहे से कि परंपरा है, निभाना पड़ेगा आपको जीवन भर, उसका मतलब 7 जन्मों तक साथ निभाना पड़ेगा। वैसे ही सेम दर्पण है, इसका भी कोई वो परंपरा होता है बनाने का। क्या परंपरा होता है? परंपरा इसका ये है कि इस
इसको कभी भी बनाइए, कहीं भी बनाइए, तो इसका पेंटवा वाला भगवा हमेशा किधर होगा? बायां तरफ होगा, लेफ्ट साइड होगा। किधर होगा? लेफ्ट साइड होगा। जवन पेंट करेंगे किस साइड होगा? लेफ्ट साइड। हम एक्चुअली में इस सीढ़ी वाले से तो बनाए नहीं है, जानते हैं किससे बनाया है? दर्पण। एगो खोखला कांच का गोला ले लिए। कांच मतलब समझते हैं ना? मान लीजिए एगो खोखला गोला है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, कांच का है। कांच समझते हैं आप? ग्लास का है जिसके आर पार देख सकते हैं। उसको क्या किए? काट दिए। क्या किए? काट दिए। ध्यान से सुनिए, ठीक। अभी मान लीजिए आधवा को फेंक दिया, आधवा रखे हैं। क्या कर दिए? आधवा को फेंक दिए, आधवा रखे हैं। अब देखिए ये आधवा को हम क्या करेंगे? आधवा को अगर इधर से पेंट कर देंगे, आप देखे होंगे, अगर आप अपना चेहरा देखते हैं मिरर में, दर्पण में चेहरा देखते हैं ना, तो उसके पिछवा पेंट किया हुआ रहता है। लगता है ना कुछ बोतल है, वैसे ही लगा रहता है पेंट, ठीक। तो वैसे ही इसमें भी पेंट करना पड़ेगा। वही पेंट वाली आके यूँ कर देंगे, ठीक। तो समझ में आ गया? देखिए हाई पेंट करना है, वो पेंट वाली आके यहीं पे पेंट कर दिए। तो अब क्या करें? ये दर्पण बन गया। तो गहिरका वाले से अपना चेहरा देखेंगे ना, पेंटवा वाले से तो देखते नहीं है किसी दर्पण में अपना चेहरा। गहिरका वाले से मतलब जो चमकता है उससे देखते हैं। तो गहिरका वाले की तरफ जब परावर्तक तल बन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। आज जब मान लीजिए कि गहिरके में पेंट कर दिए, क्या किए? गहिरके में इधर ये पेंट वाला लगा दिए, तब क्या होगा? उठा हुआ भाग वाले से हमको चेहरा देखना पड़ेगा। तो क्या हो गया? कन्वेक्स मिरर। यानी कौन सा मिरर? उत्तल दर्पण, ठीक। तो इसको बनाने का नियम क्या होता है? इसको कॉपी पे कहियो बनाइएगा, कभी भी बनाइएगा, बैंक का कहीं भी बनाइएगा, जहाँ मन करे। कहाँ बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? देखिए इसको बनाने के लिए हरदम किधर पेंट करेंगे? दाहिने तरफ नहीं, बाएं तरफ, लेफ्ट साइड पेंट करिएगा। दाहिने तरफ परावर्तक तल रहेगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब परावर्तक तल। जिधरिया से हम अपना फोटोआ देखेंगे, वो फोटोआ देखने वाला भाग किधर होगा? दर्पण का दाहिने साइड, राइट साइड होगा। और जिधर पेंट करेंगे किधर होगा? लेफ्ट साइड होगा। समझ में आया? तो देखिए गोलीय दर्पण दो टाइप का कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, बस, ठीक। कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, खत्म, ठीक। अब इसी के कैरेक्टर के बारे में समझना है। ये तो एगो परंपरा तो समझ में आ गया कि बाबू पेंट कहियो करना, कहीं भी करना, इधर ये साइड करना, लेफ्ट साइड करना, और किधर साइड भूल के भी पेंट मत करना, नहीं तो गलती हो जाएगा, क्वेश्चन आप लगाएंगे, ठीक। तो देखिए ये हो गया आपका मिरर का बनाने का कुछ परंपरा। और देखिए अब इसका पहला जो हमको डेफिनेशन पढ़ना है, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा, मतलब इसका पहला कैरेक्टर जो है वो है गोलीय दर्पण का ध्रुव। क्या होता है गोलीय दर्पण का ध्रुव? पोल ऑफ मिरर। दूसरा है वक्रता त्रिज्या। सब पढ़ लीजिए, अभी सबके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए दर्पण का ध्रुव क्या होता है? पोल ऑफ मिरर होता क्या है? पोल ऑफ मिरर का मतलब है एकदम बीच का पार्ट। दर्पण है ना, है मिरर है ना, जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, इसके बीच एकदम एगो बिंदु मार्क कर दीजिए, एकदम सेंटर में। उस सेंटर वाला बिंदु क्या है? पोल ऑफ मिरर है। क्या है? पोल ऑफ मिरर है, ठीक। तो पोल ऑफ मिरर का मतलब दर्पण का ध्रुव है। बबू है का दर्पण के ध्रुव, ठीक। समझ में आ गया? दर्पण का ध्रुव मतलब देखिए अगर आप मान लीजिए प्लेन मिरर पे समझ लीजिए, प्लेन मिरर मतलब जिसमें आप अपना सिंपल चेहरा देखते हैं, अलमारी में लगा रहता है, ड्रेसिंग वगैरह में लगा रहता है प्लेन मिरर, ठीक। तो इसमें अगर आप अपना चेहरा देखेंगे तो ये प्लेन मिरर है, ठीक। इधर से आप अपना चेहरा देखेंगे तो है अगर 10 फीट का है ना, इसी से 10 फीट का है तो 5 फीट पर एक बिंदु होगा, और बिंदु जो होगा इस दर्पण के ठीक बीच में पड़ेगा। तो ये बीचवा वाले बिंदुआ को हम क्या बोल रहे हैं कि दर्पण का ध्रुव है। क्या है? दर्पण का ध्रुव है, पोल ऑफ मिरर है। अब इसको जब पोल ऑफ मिरर बोलिए दिए हैं तो इसका एगो शॉर्टकट नेम रख देते हैं, नहीं तो लिखने लगेंगे पोल ऑफ मिरर, ये लिखने लगेंगे, चाहे लिखने लगेंगे दर्पण का ध्रुव, तो इतना लिखेंगे। इससे बढ़िया है एगो शॉर्टकट नेम रख देते हैं। जैसे आपका एगो घर का नाम अलग होता है, कुछ टेलू मटेलू कुछ रखा जाता है, वैसे स्कूल का नाम अलग होता है, मतलब अलग अलग नाम से आप पुकारे जाते हैं, ठीक। समझ रहे हैं? वैसे ही इस दर्पण का ध्रुव का दो गो नाम है, एगो लॉन्ग नेम है। अब असकत लग रहा है हमको लिखने में, तो इसको हम क्या लिख देंगे? पोल ऑफ मिरर ना बोल रहे हैं, इसीलिए इसको
P लिख देंगे। और जहाँ P लिखा हुआ दिख जाए, कहाँ है? ध्रुव है। कहाँ है बाबू? ध्रुव है। ठीक, जहाँ P लिखा हुआ दिख जाए ना, कहिएगा कुछ नहीं है, ध्रुव है। ठीक, तो ये ध्रुव क्या है? दर्पण का ध्रुव है, मतलब बीचवा का पॉइंट हुआ है। दर्पण में जो बीच का पॉइंट आता है वही क्या है? दर्पण का ध्रुव है। इसको P से दर्शाते हैं, मतलब समझने के लिए अपने हम कि दर्पण का ध्रुव है, लिखने के लिए क्या लिख देते हैं? P, यानी पोल ऑफ मिरर। ठीक, जब पोल ऑफ मिरर बोलिए दिए तो P से दर्शा दीजिए। ठीक, खत्म। अब देखिए, अब इसका डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन समझ लीजिए एक बार। डेफिनेशन ये बोलता है कि दर्पण के परावर्तक तल के केंद्र बिंदु को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। क्या बोला? दर्पण के परावर्तक तल के। हाई कहाँ है बाबू? दर्पण। इसका परावर्तक तल मतलब जौनी ओर से हम अपना चेहरा देख रहे हैं, वह तल जो है, वह सरफेस जो है, वह प्लेन जो है, वो क्या है? वह प्लेन जो है वह है दर्पण का परावर्तक तल। जैसे हम एक प्लेन मिरर है, किधर से अपना चेहरा देखेंगे? इधर से। तो है इधर ये वाला प्लेन क्या है? परावर्तक तल है। इधर वाला पेंट किया हुआ तल है। ठीक, तो परावर्तक तल के केंद्र बिंदु को, बीचवा वाले बिंदुआ को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, पोल ऑफ मिरर बोलते हैं। तो इसके ठीक जो बीच में बिंदु है उसको क्या बोल रहे हैं? पोल ऑफ मिरर, यानी दर्पण का ध्रुव बोल रहे हैं। तो क्या है डेफिनेशन? दर्पण के परावर्तक तल के केंद्र बिंदु, केंद्र मतलब बीच में, केंद्र मतलब बीच में, केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। खत्म बात। अब आप कहेंगे कि लिखवा नहीं रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा PDF का, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं PDF, और आप लिख सकते हैं। सारा लिखा हुआ मिलेगा आपको, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, सारा यही डिफिनेशन मिलेगा। ठीक, एकदम शॉर्ट लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक, और डिफिनेशन भी बता दे रहे हैं साथ में कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता, वक्र का मतलब होता है टेढ़ मेढ़। क्या होता है? टेढ़ मेढ़। वक्र का मतलब थोड़ा घुमावदार हो। अब ऐसे नहीं कि ऐसे कर दीजिए, ऐसे वक्र नहीं है, ऐसे टेढ़ हो, हल्का सा कर्व हो। कर्व मतलब वक्र हो। ठीक, तो समझ में आया? वक्र का मतलब किसी गोले का पार्ट हो। ठीक, अभी कर्वेचर सेंटर क्या बोल रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर या कर्वेचर सेंटर इसको बोलते हैं। ये क्या होता है? हम दर्पण बनाए कहाँ से हैं? पहले बताओ बाबू, हम दर्पण बनाए कहाँ से हैं? मिरर जो है, मिररवा को कहाँ से बनाए हैं? बनाए थे कैसे? एगो खोखला कांच का गोला लिए थे, इसको काटे थे। क्या किए थे? काटे थे, काट के पेंट कर दिए थे। क्या बन गया था? दर्पण बन गया था। सॉरी, देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण में क्या होगा? यहाँ पे ध्रुव होगा, मतलब बीचवे में। कौनो दर्पण में पूछेगा ना, बीचवे में ध्रुव होगा। इसको P से यहाँ से दर्शा दीजिए, बताया नहीं है इसके लिए, सॉरी। ठीक, अब देखिए, ये हो गया आपका गोला, और इसको काटे। क्या किए? काटे। काट करके हम बनाए दर्पण। ठीक, क्या किए? काट करके बनाए दर्पण। ठीक, तो हमको बोल रहा है कर्वेचर सेंटर। कर्वेचर सेंटर का मतलब कि यही गोलीय दर्पण जो है, जिस गोले से हम बनाए हैं, जौनी गोलवा से काट के इसको बनाए हैं, उसको इमेजिन कीजिए। क्या कीजिए? कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए। अब उसका जो सेंटर होगा ना, उसका केंद्रवा जो होगा, सेंटरवा जो होगा ना, मतलब केंद्र जो है ये केंद्र इसी का ना होगा, इसी गोले का, जिस गोले से काट कर बनाए। इसी केंद्र को, इसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र। क्या होता है? दर्पण का वक्रता केंद्र। समझ में आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या चीज का केंद्र है? वक्र का केंद्र है, टेढ़ियाई रेखा का केंद्र है। क्या है? टेढ़ियाई रेखा का केंद्र है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं वक्रता केंद्र। क्या बोल रहे हैं? वक्रता केंद्र। तो समझ में आया? इसको दर्शाते हैं C से। क्या है? C से सेंटर ऑफ कर्वेचर। C आ रहा है पहले ही, तो इसको एक शॉर्ट नेम रख देते हैं C। ठीक, अब देखिए, इतना तो समझ में आ गया होगा। इसमें भी वैसे ही करेंगे, जिस गोले से बना है उसको इमेजिन करके पूरा कीजिए। ठीक, इसको इमेजिन करके थोड़ा टेढ़िया जा रहा है, देख रहे हैं, तो इमेजिन करके पूरा कीजिए। ठीक, और उसका केंद्र जो होगा ना, वही केंद्र क्या है? वही केंद्र है दर्पण का वक्रता केंद्र। इतना तो समझ में आ गया होगा कि दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या बोले? गोलीय दर्पण जौनी गोला का हिस्सा है, उसी गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक, गोलीय दर्पण जिस गोले का, जिस खोखले कांच के गोले का हिस्सा होता है, उसी के
उसी गोले के केंद्र को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र। इसे सी से दर्शाते हैं, मतलब इसका शॉर्ट नेम रख देते हैं जिसको सी बोलते हैं। ठीक, जैसे किसी का नाम रहता है ब्रिज क्या रहता है, मान लीजिए कि ब्रिज किशोर पाल, वैसे ही कर देते हैं BKP। देखिए शॉर्ट नेम में क्या लिख देते हैं, ब्रिज किशोर पाल को BKP यानी ब्रिज किशोर पाल, वैसे कर दिए ना। ऐसे ही सेम इसका शॉर्ट नेम एगो रख देते हैं, काहे लिए इतना लंबा लिखने जाए, उसीलिए शॉर्ट नेम लिख देते हैं, तो सी से दर्शा देते हैं। तो आशा है कि आपको ये दो चीजें समझ में आए होंगी, दर्पण का ध्रुव और दर्पण का वक्रता केंद्र। क्या होता है दर्पण का ध्रुव, जवन दर्पण के एकदम बीच में बिंदु स्थित होगा उसी बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव बोलेंगे, पोल ऑफ मिरर बोलेंगे। और जवने गोला का हिस्सा है दर्पण, गोलीय दर्पण, उस गोले के केंद्र को हम क्या बोलेंगे, दर्पण का वक्रता केंद्र। अब कहेंगे हम दर्पण तो लाए हैं लेकिन ये नहीं पता किए हैं कौन ही गोला का है। आप इमेजिन कर सकते हैं ना, कल्पना कर सकते हैं ना, ऐसे तो कल्पना करते हैं वो हमारी है, हमारी ओर देख रही थी, ऐसे सोचते हैं ना, ये ऐसे इसको भी सोचिए तभी कल्पना होगा। देखिए ऐसे सोचेंगे कि किस गोले का हिस्सा है तो पता चल जाएगा। ठीक, ऐसे तो सोचते हैं हमारी ओरिया देख रही थी, ऐसे सोचते हैं ना। तो देखिए ऐसे ही इसको भी सोचिए कि इस किस गोले का हिस्सा है। ठीक, तो वैसे ही इसमें पता चल जाएगा कि वक्रता केंद्र क्या है। अब वक्रता केंद्र का डिफिनेशन भी आपको बता दिए कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है या जिस गोले का हिस्सा होता है, जिस खोखले गोले का हिस्सा होता है, उसी के केंद्र को, उसी के केंद्र बिंदु को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र। इसको सी से दर्शाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। का चीज का त्रिज्या है बाबू, टेढ़के का है, मतलब है जो कर्व रेखा है, वक्र रेखा है, इसी का त्रिज्या है। आई वक्र कौन चीज से बना है, एगो गोला से बना है, तो इसी गोलवा के त्रिज्या को हम क्या बोल देंगे, कहीं भी त्रिज्या इसका बना दीजिए, क्या है, वक्रता त्रिज्या है, खत्म बात। मतलब है केंद्र को कहीं दर्पण से मिला देंगे, क्या है, वक्रता त्रिज्या है। मिलाते रहिए ना, हजारों को वक्रता त्रिज्या होगा दर्पण का। समझ में आ गया, दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अब भाई मान लीजिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण एगो गोला से, कोनो कांच के खोखले गोले से बना है, तो इसका कोई त्रिज्या होगा, रेडियस होगा, पढ़े होंगे मैथ में, वृत्त की त्रिज्या r, पढ़े होंगे ना। ऐसे सेम इसमें भी क्या होता है, गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होता है। गोले का भाग मतलब जौनी गोला से, जौनी खोखला गोला से, जौनी खोखला कांच की गोला से काट के इसको बनाया है, क्या है, एक गोला है। अब गोला है तो एकदम स्पष्ट है कि उसका एगो त्रिज्या होगा, रेडियस होगा, डंटिया होगा उसका केंद्र से जो परिधि को मिलाएगा। तो यही जो रेडियस होता है कहीं से खींच दीजिए, केंद्र से मिला देंगे परिधि पे, चाहे दर्पण पे, कहीं पे भी मिला देंगे, ये क्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। तो आशा है कि समझ में आया होगा दर्पण की वक्रता त्रिज्या। इसको दर्शाने के लिए हम आर का सहारा लेते हैं। काहे आर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर से रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो समझ में आ गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है उसी गोले की त्रिज्या को क्या बोलते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। हेउ में वो गोला खींच दीजिए, हो गया। इसका त्रिज्या मान लीजिए क्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जितना खींच दीजिए। इसको किससे दर्शाते हैं, आर से, कैपिटल आर से। ठीक, किससे, कैपिटल आर से दर्शाते हैं। इसका शॉर्ट नेम क्या है, कैपिटल आर। अब इतना तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या होता है, दर्पण का ध्रुव, दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण का कर्वेचर सेंटर, वक्रता केंद्र कर्वेचर सेंटर इसको बोलते हैं, और दर्पण का कर्वेचर रेडियस मतलब कि वक्रता त्रिज्या। तो ये मान लीजिए आर है, यहाँ पे दर्शा दिए, हल्का सा लिख दीजिए कि आपको समझ में आया, आर से। ऐसी है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं हिंदी में। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं दर्पण में। मुख्य अक्ष मतलब है जो पोल है, यानी दर्पण का ध्रुव है, और वक्रता केंद्र जो है
इसको अगर मिला देंगे ना तो ये क्या बन गया, दर्पण का मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। क्या बन गया, प्रिंसिपल एक्सिस। आप पढ़े होंगे एक्स वाई एक्सिस, पढ़े हैं ना मैथ में, तो यही होता है एक्स एक्सिस, यही होता है वाई एक्सिस, ये नहीं पढ़े होंगे, मतलब एक्स अक्ष वाई अक्ष। वैसे ही यही मुख्य अक्ष है, मेन एक्सिस है। कहाँ कहाँ से जाएगा, जो रेखा दर्पण के वक्रता केंद्र मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और दर्पण के ध्रुव यानी पोल ऑफ मिरर को मिलाती है, ये मिला रही है ना, यह रेखा का है, यह है दर्पण का मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको कहीं तक आप खींच सकते हैं, ठीक, मतलब इन दोनों को मिलना चाहिए, बस इस बिंदु को यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल ऑफ मिरर को मिलना चाहिए। उसके बाद सीधी रेखा खींच दीजिए, क्या बन गया, मुख्य अक्ष बन गया, प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। ठीक, तो ऐसा है कि ये भी समझ में आया होगा। प्रिंसिपल एक्सिस को दर्शाने का कोई रूल नहीं होता है, आप चाहें तो एक से दर्शा सकते हैं, कुछ से दर्शा सकते हैं, छोड़िए इसको नहीं दर्शाया जाता है, वैसे इसको दर्शाने की जरूरत ही ना हमको नहीं पड़ती है, लिखना नहीं पड़ता है। ठीक, तो देखिए हमको लिखना पड़ता तब ना कि मेन एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, तो हमको लिखना ही नहीं पड़ता है, तो इसको दर्शाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, बार बार मेन एक्सिस बोल रहे हैं। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस वह एक्सिस है जो कर्वेचर सेंटर को और पोल ऑफ मिरर को मिलाती है, मतलब दर्पण के ध्रुव और दर्पण के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली है, मिला रही है ना, दोनों को मिला रही है, तो ये मिलन करा रही है। तो मिलन कराने वाली रेखा क्या है, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। जवन सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल ऑफ मिरर का मिलन कराएगा, क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष होगा, जो मिलन कराएगा किसका किसका, दर्पण के ध्रुव का और दर्पण के वक्रता केंद्र का, तो क्या होगा, वो मुख्य अक्ष होगा। ठीक, अब देखिए अब क्या होता है, अब होता है अभिलंब, जिसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, अभिलंब, नॉर्मल। तो हम आपको बताए थे कि अभिलंब क्या होता है। अभिलंब जो दर्पण पे लंबवत पड़े, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए पड़े ना रेखा, उसी को बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। जो किसी दर्पण पे 90 डिग्री के एंगल से आती है रेखा, उसी रेखा को हम दर्पण का अभिलंब बोलते हैं। खत्म बात। अब देखिए इसमें हो जाता है एगो बवाल, का है तो सीधा था, कैसा था, सीधा था, तो इसको हम 90 डिग्री बनाने में कोनो टेंशन नहीं है, टेंशन है नहीं है। अब देखिए यहाँ बवाल का हुआ है, देखिए दर्पण जो है गोलीय दर्पण टेढ़िया गया है तो सीधा था, लेकिन गोलीय दर्पण टेढ़िया गया है, तो टेढ़िया गया है, तो इस पर कैसे 90 डिग्री का खींचेंगे, सवाल उठता है ना। तो इस पर 90 डिग्री का कैसे खींचेंगे, तो देखिए बाबू ध्यान से क्या होगा, टेढ़ियाया हुआ है, मान लीजिए कि ये एक गोलीय दर्पण है, कोई है उत्तल अवतल कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब इसको क्या कर रहे हैं हम, इसको हमको बनाना है 90 डिग्री का एक रेखा खींचना है इस पर। तो हम क्या करते हैं, अब मानिए इस पे इसे सीधा रेखा खींचते हैं, 90 डिग्री का बना रहा है, कहाँ कहेंगे आप, यहाँ तो मुड़ा हुआ है, कहाँ बना रहा है, झूठो बोल रहे हैं। तो देखिए मुड़ा हुआ नहीं है, कैसे मुड़ा हुआ नहीं है, मिटाते जाइए, तनी तनी मिटाते जाइए, कहाँ तक बचा, मिटा दिए, यहाँ तक पूरा मिटा दिए। तो देखिए बचा कहाँ, हेती चुकी बचा, हेती चुकी जो बचा है, देखिए जो छोटा सा जो बचा है, लग रहा है का कि कर्व था, लग नहीं रहा है कि मुड़ा हुआ था, टेढ़िया लब नहीं लग रहा है, अब लग रहा है सीधा है, लग रहा है कि नहीं सीधा है। तो अब हम इस पे 90 डिग्री बना सकते हैं, तो 90 डिग्री हम इस पे भी बना सकते हैं। अब इससे ऐसे कीजिए, एगो खींच दीजिए, इसे लग रहा है का कि सीधा था, नहीं लग रहा है, तो 90 डिग्री का बनाना इस पे कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक, मतलब अगर हम गोलीय दर्पण के छोटे से हिस्से को देखें तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक, कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। गोलीय दर्पण के अगर छोटे से हिस्से को हम देखें, एकदम सूक्ष्म हिस्से को अगर देखें, तो वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि सीधी रेखा होती है। तो इस पे हम 90 डिग्री का बना सकते हैं। लेकिन अब यहाँ एगो और ही बवाल उठता है। क्या बवाल उठता है, देखिए है जो हम बनाए थे गोलीय दर्पण हम बनाए थे, एक बार और ही बनाइए, बन गया। ठीक, इसका कहाँ था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये था। ठीक, अब क्या होता है,
इस पे जो हम 90 डिग्री का रेखा खींचते हैं ना, कबैनो कैसे भी करते हैं इस सेंटरे से जाता है। कहीं अगर 90 डिग्री का खींचेंगे, 90 डिग्री का जहाँ खींचेंगे गोलीय दर्पण पे, कहाँ से जाएगा? सेंटर से। आप मैथ पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि वृत्त की त्रिज्या उसके परिधि पे कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये बवाल ही करता है कि ये वो अपना गुण दिखाने लगता है। क्या गुण दिखाता है? कि जब किसी कर्व पे, किसी कर्व दर्पण पे, किसी कर्व मिरर पे आप 90 डिग्री का एंगल वाला रेखा खींचेंगे तो हमेशा जाके सेंटर वे से मिल जाएगा, उससे दूर नहीं होना चाहता है। बहुत वफादार है बेचारा, धोखा वोखा नहीं देता है। इस साइड से ही नहीं कहेगा कि हम 90 डिग्री का बना रहे हैं तो इधर ये से निकल जाए, इससे दूरे निकल जाए। नहीं, ऐसा नहीं करता है, सीधा सेंटर से निकलता है। जैसे 90 डिग्री का आप बनाएंगे ना, सेंटर से निकलेगा। ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंट करके। तो समझ में आ गया। अभिलंब दर्पण का क्या होता है? वह रेखा जो दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है और उसके दर्पण के कर्वेचर सेंटर से पास करती है। कर्वेचर सेंटर का मतलब कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा दर्पण का अभिलंब कहलाती है, गोलीय दर्पण का अभिलंब कहलाती है। खत्म, समझ में आ गया। गोलीय दर्पण का अभिलंब का डिफिनेशन क्या हो गया? नॉर्मल का डिफिनेशन क्या हो गया? कि जो रेखा गोलीय दर्पण के किसी वक्रता केंद्र से, किससे गुजरे बाबू? वक्रता केंद्र से गुजरे, वही रेखा क्या है? दर्पण का अभिलंब कहलाता है, नॉर्मल ऑफ मिरर कहलाता है। ठीक, अभी कहेंगे आप तो इसका मतलब कि दर्पण का जो रेडियस होता है, कर्वेचर रेडियस, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो होता है, यहो अभिलंब है। हाँ, इसमें कोनो शक नहीं है। जो रेडियस है इसका, ये भी अभिलंब है। ये जो मुख्य अक्ष है, ये भी अभिलंब है। जितना आप रेडियस खींचेंगे ना गोलीय दर्पण का, जितना त्रिज्या आप बनाना चाहें उतना बनाइए, और जितना त्रिज्या बनाएंगे उस सारा क्या होगा? गोलीय दर्पण पे अभिलंब होगा। वैसे ही इस पे खींच दीजिए, हाई आर है लेकिन ये क्या है? अभिलंब भी है, नॉर्मल भी है। ठीक, मतलब इस पे 90 डिग्री का भी एंगल बनाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया। गोलीय दर्पण का अभिलंब क्या होता है? वह रेखा जो गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु से होकर जाती है, वही गोलीय दर्पण का अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है? गोलीय दर्पण का अभिलंब कहलाती है। आशा है कि ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है? अपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है? अपर्चर ऑफ मिरर का मतलब होता है दर्पण का द्वारक। द्वारक का मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है? मतलब द्वार समझ में आ रहा है ना? मतलब दरवाजा कौन रूम का होता है उसको बोलते हैं द्वारक। ठीक, ऐसे ही हाइट तनी मनी टेढ़ है, आई लग रहा है हमको गुफा है। क्या लग रहा है? गुफा है, तो इसका कौन दरवाजा होगा ना? तो इसी दरवाजा को हम क्या बोलते हैं? इसी दरवाजा को बोलते हैं दर्पण का द्वारक। क्या है ये? दर्पण का द्वारक है जो रेखा खींचे हैं, यही दर्पण का द्वारक है। मतलब दर्पण का दुवरिया जो होता है ना, क्या है? दर्पण का द्वारक है। अब कहेंगे अवतल दर्पण में तो समझ में आ रहा है, उत्तल में क्या है? तो उत्तल में पिछवा खींच दीजिए, कौन दिक्कत है? हमको ये थोड़ी देखना है कि परावर्तक तल है कि नहीं, पीछे खींच दीजिए। ठीक, तो समझ में आ गया। दर्पण का द्वारक क्या होता है? जो उसका दर्पण का व्यास होता है ना, वही क्या होता है? दर्पण का द्वारक होता है। अब कहेंगे दर्पण का व्यास का मतलब जिस गोले का हिस्सा है उसका व्यास, नहीं। इसका व्यास का मतलब दर्पण का द्वारक वो होता है जो दर्पण का ही बस व्यास होता है। दर्पण का ही बस व्यास मतलब दर्पण की अंतिम बिंदु को प्रारंभिक बिंदु से मिलाने वाली रेखा दर्पण का व्यास कहलाती है। और यही व्यास जो होता है क्या है? अपर्चर ऑफ मिरर है, यानी दर्पण का द्वारक है। मतलब दर्पण का दुवरिया जो है, मिरर का दुवरिया क्या है? दर्पण का द्वारक है। खत्म बात, ऐसे याद रखिएगा। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। दर्पण का जो गोलीय दर्पण का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का व्यास गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। सिंपल बात है, बस इतना याद रखिएगा। अब देखिए, इतना खत्म हो गया कि अपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है। इसको भी किसी चीज से नहीं दर्शाना पड़ता है, कैसे कि इसकी जरूरत ही हमको बहुत कम पड़ती है। और देखिए, फोकस अथवा मुख्य फोकस क्या होता है? फोकस और प्रिंसिपल फोकस।
अब इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनों में बहुत बार बार आता है, तो इसको इतना अच्छे तरीके से समझिए ना कि आए तो कई बार तुम आया है। देखिए दर्पण का फोकस क्या होता है, दर्पण का फोकस क्या होता है, ठीक। तो फोकस और प्रिंसिपल फोकस, अब इसको मिटा दे रहे हैं, आप चाहें तो बना सकते हैं, ठीक। अब इसको मिटा रहे हैं, फिर मान लीजिए वो गोलीय दर्पण है। क्या है गोलीय दर्पण? एनर्जी थोड़ा डाउन हो गया है। देखिए फोकस अथवा मुख्य फोकस, फोकस अथवा मुख्य फोकस होता क्या है, ये मान लीजिए आप अवतल दर्पण है। क्या है बाबू? अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। अब क्या होता है, इसका एक मुख्य अक्ष होता है, ये तो समझ में आ गया कि मुख्य अक्ष होता है, एक कर्वेचर सेंटर होता है C और ये है P, ठीक, खत्म बात। अब क्या होता है, जब हम इस पे गोलीय दर्पण पे मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण डालते हैं तो वो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर जाती है। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए अगर आप एक गोलीय दर्पण लेंगे, एक अवतल दर्पण ले लीजिए, ठीक, उसका मुख्य अक्ष समझ रहे हैं, और उसके एकदम समांतर, समांतर का मतलब यहाँ से भी इतनी दूरी, इतना यहाँ से भी इतनी दूरी, ठीक। अब यहाँ से वो लेजर लाइट लीजिए और इसको जलाइए, जैसे जलाएंगे ना इसका रे, जो लेजर लाइट का किरण है, प्रकाश है, अजोर है, वैसे जाएगा तो वैसे। लेकिन आप जानते हैं मिरर क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेज देता है, लात मार के कहता है यहाँ कहाँ आया है, तुरंत भेज देता है। तो अभी क्या करेगा, वापस भेजेगा, जैसे वापस भेजेगा ऐसे ही जाता है। जानते हैं कैसे जाता है? तिरछिया के हल्का सा और चला जाता है ऐसे। और यही जहाँ पे मुख्य अक्ष पे ये काटता है जाते समय, वापस जाते समय, वो क्या होता है, वही बिंदु जो होता है दर्पण का फोकस कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस बिंदु कहलाता है। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए आप जानते हैं ना, इतना तो जानते हैं कि कोई भी अगर रे जाएगा दर्पण के पास तो लात मार के भगा देता है, कहता है भग कहाँ इधर आया, भग, तो उधर भगा देता है वापस। मतलब कोई भी अगर अजोर डालेंगे दर्पण पे, किसी मिरर पे, तो वो क्या करेगा, उसको वापस भेज देगा, लौटा देगा। जहाँ से आया था, कहता है जहाँ से आया था भग, तो तुरंत भग जाता है, ठीक। वैसे ही यहाँ पे हम क्या किए, लेजर लाइट जलाया, यानी क्या किए, प्रकाश डाले। अब प्रकाश डाले तो हम प्रकाश को जानते हैं कि रिफ्लेक्ट करेगा। किस नियम का पालन करते हुए? किस नियम का पालन करते हुए? अभिलंब वाला नियम। कौन सा अभिलंब वाला नियम? I बराबर R, I बराबर R वाला। तो ये इतना भी मत समझिए, बस समझिए कि I बराबर R का नियम का पालन करते हुए कोई भी दर्पण प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, ये तो जानते हैं। I जैसे रिफ्लेक्ट करता है, जैसे वापस भेजता है, जैसे परावर्तन करता है, जाके मुख्य अक्ष के एक बिंदु पे इसको काट देता है, मुख्य अक्ष को। और जिस बिंदु पे काटता है, जिस बिंदु पे है दोनों का मिलन हुआ है, परावर्तित किरण और अभिलंब का जिस बिंदु पे मिलन हो जाता है, उसी मिलन वाले पॉइंट को, मिलन वाले जगह को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का फोकस बोलते हैं। यानी फोकस ऑफ प्रिंसिपल फोकस और फोकस ऑफ मिरर, ठीक, समझ सकते हैं, ठीक। फोकस और प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर, ठीक। तो ये क्या है, फोकस एक्चुअल में है का मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के। मतलब जहाँ से नापेंगे मुख्य अक्ष से उतने दूर होगा। यहाँ 10 सेंटीमीटर पे है तो यहाँ 10 सेंटीमीटर, यहाँ 10 सेंटीमीटर, ऐसा होना चाहिए। किरण मतलब इसके एकदम समांतर जाना चाहिए। समांतर का मतलब तो आप समझते ही होंगे, ठीक। तो जब किसी प्रकाश की किरण को गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर फोकस किया जाता है तो वह मतलब भेजा जाता है, तो वह परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के बाद मतलब लात मार के जब भगाया प्रकाश को दर्पण, तो जब भागा तो आते समय, भाग के आते समय मुख्य अक्ष के जौनी बिंदु पे मिलन करेगा, वह जगह क्या होगा, वह बिंदु क्या होगा, दर्पण का फोकस बिंदु हो जाएगा। तो समझ में आ गया? फोकस और प्रिंसिपल फोकस क्या है? मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस के इसी को बोलते हैं, और फोकस भी इसी को बोलते हैं। कंफ्यूज आएगा नहीं, इसका दो नाम है, फोकस अथवा मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस और फोकस, ठीक ठीक, समझ में आ गया? तो देखिए फोकस क्या है एक्चुअल में,
जब प्रकाश की किरणें किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, आपतित का मतलब आती हैं तो आपतित होती हैं, तो आती हैं या आपतित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात लौटने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती हैं उसी बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। इसको एफ से दर्शाते हैं। अब काहे एफ से, इसका बहुत बार जरूरत पड़ता है, तो इसका वो शॉर्टकट नाम रखना जरूरी है, नहीं तो ये अपना नाम लिखवाने लगेगा फोकस अथवा मुख्य फोकस, तो दिक्कत हो जाएगा ना, लिखने में खत्म हो जाएगा पूरा समय। तो अब देखिए ये हो गया फोकस। अब देखिए फोकस अथवा मुख्य फोकस भी आपको समझ में आएगा। अब फोकस दूरी क्या होता है, फोकल लेंथ, हाथ लगे इसी को भी समझ लीजिए। फोकल लेंथ क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, फोकस बिंदु से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, जितना दूरी है ना, 10 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, इसी दूरिया को हम क्या बोलते हैं, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का फोकस दूरी। क्या होता है, दर्पण की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक, तो इसको दर्शाते हैं स्मॉल एफ से, मान लीजिए स्मॉल एफ दूरी है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा कि फोकल लेंथ और फोकस क्या होता है। फोकस क्या होता है, कंफ्यूज है नहीं। देखिए फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, अभी बताएंगे कैसे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का फोकस अथवा मुख्य फोकस। अब कैसे मिलती, तो दिख रहा है कि हाँ मिल रही हैं, आके तुरंत मिल जा रही हैं। अब कैसे मिलती हुई प्रतीत होगी, अब फोकल लेंथ आप समझ रहे हैं, फोकल लेंथ का मतलब कि फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। इसको एफ से, स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। अब समझिए कि कैसे आती हुई प्रतीत होती है, मतलब ये तो समझ में आ गया कि अवतल दर्पण में फोकस किधर होता है, इधर होता है, मतलब कि राइट साइड में होता है। अब देखिए, अब इसको मिटाइए, अब चलिए आप उत्तल दर्पण बनाइए, इसमें हो जाएगा बवाल। क्या बवाल होगा, क्या बवाल होगा, देखिए क्या है, उत्तल दर्पण है, पेंट कर लेने दीजिए तब ना बनेगा। तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। इसका मुख्य अक्ष ये है, कर्वेचर सेंटर ये है, समझ में आ गया क्या है, कर्वेचर सेंटर ये है, इसका पोल ऑफ मिरर ये है। ठीक, इसको सी से दर्शा दीजिए। अब देखिए इसमें भी सेम वही काम कीजिए। क्या काम करेंगे, काम यही करेंगे आपकी मुख्य अक्ष के कौन सा अक्ष है, मुख्य अक्ष है, इसके समांतर एगो प्रकाश का किरण डालिए। क्या डालेंगे, प्रकाश का किरण। मान लीजिए एगो लेजर लाइट जला दिए। ठीक, क्या कि लेजर लाइट जला दिए, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो कहाँ से पास करती है, यहाँ पे ऐसे चली जाएगी। अब देखिए बवाल ये हो गया कि कहीं दर्पण के मुख्य अक्ष पे काट ही नहीं रहा है, आया था इधर से चला गया इधर। क्या हो गया, बवाल हो गया। क्या बवाल हुआ कि आया था इधर और उधर ये और ये उधर चला गया, ये कहीं मिलबे नहीं करेगा इस मुख्य अक्ष पे, इससे दूर भाग रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम बरियाई से मिलाते हैं। क्या करते हैं, बरियाई से मिलाते हैं। कहते बक तुम इसको छोड़ के काहे भाग रहा है, तो इसको हम अगर ऊपर से देखेंगे, मान लीजिए इधर से हम रेखा गुजारे, आपको समझ में इसे नहीं आएगा। देखिए ऐसे हम किरण डालें तो ऐसे नीचे से भी ऐसे ही जाएगा। ठीक, ऐसे निकल जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना, मुख्य अक्ष के समांतर गया है और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला है। तो इधरिया से हम इसको अगर नेग्लेक्ट कर दें, अपना एगो अखियाँ बंद करके इस किरण को बस देखें ऐसे, तो हमको लगेगा ये कि ये जो है किरण कहाँ से आ रहा है कहीं पीछे से। कहाँ से पीछे से, किसी बिंदु से आ रहा है, लगेगा ऐसा ना। अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं तो कैसा लगता है, अगर कोई चीज़ कहीं और से आ रहा है, मान लीजिए लाइट कहीं और से आ रही है, दर्पण में आप टार्च बार के देखिएगा, आप उसको टार्च के रोशनी को नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, जो रिफ्लेक्ट करेगा दर्पण उसको एक आंख बंद करके देखिएगा, लगेगा पीछे से आ रहा है टार्च। ठीक, तो ऐसा इस दर्पण में भी लगेगा। इसको हम मान लेते हैं कि नहीं है, मतलब देखते ही नहीं है इसको, आने वाले किरण को हम देखते ही नहीं है। हम देखते हैं इधर जो परावर्तित हो क्या है, इधरिया से इसे आंख बंद करके देखते हैं तो लगता है पिछवा से आ रहा है कहीं से, कि वहाँ से टार्च जलाया गया है।
कहाँ से? यहाँ से। तो जहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है? आता हुआ हमको लगता है, रियल में नहीं है। देखिए मैथ वाले सब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वो मेरी थी, ठीक, ऐसे ही समझ रहे हैं ना। ऐसे इसको मान लीजिए कि यहाँ से आ रहा है, हमको लग रहा है, लगता है बस कि यहाँ से आ रहा है, रियल में नहीं है ऐसा। रियल में तो यहाँ से गया है और आया है यहाँ से, लेकिन हम इधर से देख रहे हैं तो हमको लग रहा है कि इस बिंदु से ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक। तो समझ में आया? तो इसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का फोकस बोलते हैं, ठीक। प्रिंसिपल फोकस और फोकस, ठीक। तो समझ में आ गया होगा कि आपको कि दर्पण का फोकस क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है। दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के, सॉरी एक बार और सुनिए, गोलीय दर्पण में आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर टकराती हैं, मिलती हैं, काटती हैं, मतलब कुछ करती हैं, काटती हैं, मिलती हैं, कुछ करती हैं, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ से क्या लग रहा है हमको? ऐसा लग रहा है कि आ रहा है, एक्चुअल में ऐसा है नहीं, बस लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम दर्पण का फोकस बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं, इसको एफ से दर्शाते हैं। अब इसमें फोकल लेंथ क्या होगा? यही होगा, दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे, इसको फोकस दूरी हिंदी में बोलते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको कि फोकल लेंथ और फोकस होता क्या है एक्चुअल में। फोकस अलग है, फोकल लेंथ अलग है। फोकल लेंथ जो है, फोकस दूरी जो है, लंबाई है। अब फोकस क्या है? फोकसवा का है बाबू, वो बिंदु है जहाँ मिलन हो रहा है, किसका किसका? परावर्तित किरण का और मुख्य अक्ष का, या हमको ऐसा लग रहा है कि मिल रहे हैं, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा कि फोकस और फोकस दूरी में क्या मतलब अंतर है। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे चलिए, आगे हम समझते हैं, यहाँ तक तो समझ लिए कि फोकस दूरी क्या होता है। अगला टॉपिक है हमारा फोकस तल। क्या होता है फोकस तल? अब इसमें बनाए हैं तो इसका पहले फोकस तल समझ लीजिए। फोकस तल का मतलब यहाँ पे जो तल हम लगा देंगे, फोकस बिंदु पे जो तल हम लगा देंगे, मान लीजिए यहाँ फोकस बिंदु है, इस पे वो पेज यहाँ पे रख दिए, तो पेज का सरफेस क्या है? पेज का सरफेस क्या है? फोकस तल है। बहुत कंफ्यूज आता है फोकस तल। फोकस तल का मतलब जिस पे कोई रे, मतलब कोई किरण फोकस होगी। अब मान लीजिए हम क्या किए, यहाँ पे एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है, इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष तो एक्चुअल में हमको दिखता नहीं है ना, होता है, बस इमेजिन करके हम बनाते हैं। मान लीजिए इसके समांतर एक लेजर लाइट लगा है, लेजर लाइट लगा है ना, तो इसे ही परावर्तित होकर चला जाएगा, लेकिन चला जाएगा तो हमको दिखेगा नहीं कि कहाँ टकरा रहा है। तो फोकस बिंदु पे अगर हम कोई पेज रख दें तो इस पे प्रोजेक्टर की तरह फोकस हो जाएगा। तो इसीलिए इसी तल को हम क्या बोलते हैं? फोकस तल। क्या बोलते हैं? फोकस तल। यानी कि फोकस बिंदु के क्या बोलते हैं कि फोकस बिंदु पर रखे लंबवत तल को, मतलब 90 डिग्री बनाते हुए तल को क्या बोलते हैं? फोकस तल बोलते हैं। तल का मतलब एगो पेपर रख दीजिए, पेज एगो रख दीजिए दर्पण के सामने, जहाँ उसका फोकस है उसी के समन्वय एगो पेज रख दीजिए, बस वो फोकस तल हो गया, पेजवा। तो ठीक, पेज क्या है? फोकस तल है। तो फोकस तल एक्चुअल में क्या है? वह तल जो फोकस बिंदु पर लंबवत होता है, फोकस तल कहलाता है। सिंपल है, खत्म बात। तो फोकल प्लेन भी खत्म हो गया। अब आपको पढ़ना है गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध। फोकस बार बार आ रहा है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आया तो फिर आगे आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। एक बार और अभी हम बताएंगे, पहले समझिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। ये क्या हो गया? आपका अवतल दर्पण हो गया, ठीक। इसका ये मुख्य अक्ष हो गया, ये कर्वेचर सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, ठीक। ये पोल ऑफ मिरर हो गया। समझ में आया? ये हो गया उत्तल दर्पण। कहेंगे कहाँ लिए बार बार बना रहे हैं? बार बार इसलिए बना रहे हैं, गुजा जा रहा है। कर्वेचर सेंटर, पोल, फोकस, ठीक। समझ में आया? अब इसमें संबंध होता है, किसमें संबंध होता है? रिलेशन होता है। कौन रिलेशन से जुड़े हुए हैं सब? भाई फोकस और कर्वेचर सेंटर। जैसे
कोई आता है तो कहते हैं ये हमारे मामा के लड़के के नाते हैं, समझना है। तो इससे होता है, तो ऐसे क्या होता है संबंध, वैसे इन दोनों में कुछ संबंध है, कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि क्या फोकस दूरी जो होता है, सॉरी देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है ये फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से और यहाँ तक अगर दूरी 10 सेंटीमीटर है, कहाँ तक? ये रेडियस जो है दर्पण का रेडियस यानी कर्वेचर रेडियस जो है अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसका फोकस 5 सेंटीमीटर पे होगा। मतलब इसके ठीक बिचवा में क्या रहता है? फोकस बिंदु रहता है। इसमें संबंध यही होता है। क्या होता है संबंध ये होता है कि इसके ठीक बीच में फोकस बिंदु रहता है। इन दोनों बिंदुओं के ठीक बीच में फोकस बिंदु रहता है। ठीक, तो समझ में आया क्या संबंध होता है? अब इस संबंध को आप ऐसे लिख लीजिए कि फोकस बिंदु जो होता है ना वो फोकल लेंथ लिखिए। फोकल लेंथ क्या होता है? रेडियस के आधा होता है। क्या होता है? रेडियस के आधा होता है। मतलब कि इसको क्या बोलते हैं हम? पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। ठीक, आर बोलते हैं। और पोल से एफ तक की दूरी को हम स्मॉल एफ बोलते हैं। ठीक, तो स्मॉल एफ और आर में क्या संबंध है? स्मॉल एफ जो होता है इसके आर के अधिया होता है। अधिया देंगे आर को, मतलब कि इसके ठीक बिचवा में होता है। ठीक, समझ में आया? तो अधिया देंगे तो यही फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक, यानी यही 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर मिला के 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो समझ में आ गया कि ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध यही होता है। ठीक, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है कि फोकस दूरी हई दूरिया जवन है, हई दूरिया इस दूरी के अधिया है। क्या है? इस दूरी के अधिया है। मतलब अगर हई 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 है, मतलब 10 का आधा 5। तो ये तो कह रहा है कि फोकस दूरिया, देखिए यहाँ पे हई फोकस दूरी जो है ना, हई दूरिया इसके आधा है। ये जो दूरी है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच, इसकी दूरी के आधा है। मतलब हई 10 सेंटीमीटर अगर है, इतना 10 सेंटीमीटर है तो इतना कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। बस इतना ही संबंध होता है, इसमें इतना ही रिलेशन होता है। ठीक, तो इससे फार्मूला बन के आता है F = R/2। R/2 का मतलब कि रेडियस के आधा होता है। ठीक, तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा कहीं। और आशा है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या ये सब क्या होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? पोल ऑफ मिरर क्या होता है? दर्पण का वह बिंदु जो परावर्तक तल के ठीक बीच में होता है। मतलब इसके बिचवा के बिंदु को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की वक्रता केंद्र, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र बोलते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? जो केंद्र और दर्पण का जो केंद्र है, इसका गोले का त्रिज्या जो है, मतलब सिंपल जिस गोले का भाग होता है दर्पण, उस गोले की त्रिज्या को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण की वक्रता त्रिज्या। जिस गोले का दर्पण भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, उसके रेडियस को हम गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक, जल्दी बोल रहे हैं कैसे कि एक बार पढ़ा चुके हैं। ठीक, मुख्य अक्ष मेन एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस, बार मेन एक्सिस बोल देना। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली रेखा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, यही मिला देगा, इसका जो मिलन कराएगा रेखा इन दोनों का वही क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। अभिलंब नॉर्मल क्या होता है? जो दर्पण के सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर कर दर्पण पे रेखा जाती है उसी को बोलते हैं दर्पण का अभिलंब। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर के जाती है। अब देखिए, अब यहाँ पे अभिलंब का एगो टॉपिक यहाँ पे छूट रहा है। देखिए ये उत्तल दर्पण है, इस पे अगर हम अभिलंब डालें तो ये तो उधर जाएगा नहीं। काहे से कि उधर या तो पेंट है, तो इधर हम अगर रेखा खींचे तो इधर पेंट है, तो हम इमेजिन करके इधर मिलाते हैं, ऐसा खींचते हैं कि लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। ठीक, ऐसा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बनाएगा? 90 डिग्री। वैसे यहाँ पे भी है। कंफ्यूज आ रहे हैं क्या? देखिए
ये क्या है, हमको पढ़ना क्या है, बस समझिए। अभिलंब होता क्या है, अभी ने बताया है कि जितने भी वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं, रेडियस होती हैं, अभिलंब होते हैं। तो अब मान लीजिए इस सेंटर है, इस सेंटर से जवन दर्पण पे मिला देंगे, रेडियस है, रेडियस है ना। अभिलंब हमको खींचना किधर है, परावर्तक तल पे खींचना होता है अभिलंब। ठीक, कहाँ खींचना होता है, जौनी ओरिया से अपना फटुआ हम देखते हैं ना, उधर ही हमको अभिलंब खींचना होता है। तो मान लीजिए इधर खींच दिए, तो ये तो अभिलंब नॉर्मल है, ये है 90 डिग्री। अब इधर ही अगर बढ़ाएंगे तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक बनेगा, बनेगा ना, कैसे कि पूरा एंगल 360 का होता है। तो 90 90 90 90 360 हो गया ना, तो 90 डिग्री का यहाँ पे भी एंगल बन जाएगा। जब 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा मतलब अभिलंब है। तो उत्तल दर्पण के लिए ये होता है। अब क्या होता है, फोकस अथवा मुख्य फोकस, सॉरी दर्पण का द्वारक, दर्पण का जो द्वार है वह द्वारक है। मतलब कि ये जो दर्पण का व्यास होता है दर्पण का द्वारक कहलाता है, द्वार जो है दर्पण का द्वारक है। ठीक, इसको एपरेचर ऑफ मिरर बोलते हैं। फोकस अथवा मुख्य फोकस, जहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण में परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष से मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का फोकस बिंदु बोलते हैं। फोकस दूरी क्या होती है, फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तल क्या होता है, फोकस बिंदु पर लंबवत जो तल रख दिया जाए वही तल फोकस तल कहलाता है। उसके बाद गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, F=R/2, यानी कि फोकस दूरी रेडियस के कर्वेचर रेडियस के आधा होता है। समझ में आ गया। तो आशा है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।